ट्रम्प से उम्मीद रखना भी एक यह मकाना हमाकत है। क्या एक दिन में इनके पास इतना असला आ गया? क्या एक दिन में इनको ख्वाब आया था रात को कि उठ के शाम के खिलाफ जो है ना बिल्कुल सुबह ठीक। हमला कर दिया? नहीं, ये प्लान बी थे। आपको लगता नहीं ऐसा कि ये हकाइक कुछ इस तरफ भी जा रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि सारे के सारे लोग हिजबुल्लाह के साथ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं हूं आपका मेज़बान अली वासिफ। हमने हफ्तावार एक प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया है जो कि ख़बर क्या है के उन्वान से आपके सामने नशर किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मेरे साथ दूसरे मेज़बान जनाब डॉक्टर साबिर अबू मरियम, जो कि मशरिक़ वुस्ता ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मौजू के ऊपर एक दस्तरस रखते हैं, वो आपके सामने इन मौज़ूआत के ऊपर अपने तबसरे और तज्ज़िये पेश करेंगे। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। आएँ चलते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ और आज की गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जो कि आपके सामने है कि मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल यकसर तब्दील होती जा रही है। और अभी हमने गज़ा की और फ़लस्तीन की जंग भी मुलाहिज़ा की। उसके बाद जो है फिर वो लबनान का एक फ्रंट जो है वो खोल दिया गया, जहाँ पर जो है वो इसराइल को बाकायदा जो है वो एक शिकस्त हुई है। उसके बाद जो है वो अब एक तीसरा वॉर फ्रंट खोला गया है, जो कि शाम के अंदर बाकायदा जिसका आगाज़ हो गया है। तो मैं गुज़ारिश करूँगा, हमारे मेज़बान भी हैं हमारे साथ पैनलिस्ट में डॉक्टर साबिर अबू मरियम, के वो इसके ऊपर कुछ अपडेट्स और कुछ तज्ज़िया पेश फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, अली वासिफ, ये जो सूरत हाल आपने बयान की है, जो आपने एक वो नक्शा खींचा है कि फ़लस्तीन का मसला है, ये गज़ा के अंदर जो जेनोसाइड है, और इसके साथ साथ लबनान की भी आपने बात की है। जी हाँ, ये ख़बरें तो रोज़ाना आ रही हैं, और एक जो बड़ी ख़बर आपने अभी अपने सामीन को बताई है कि शाम का जो मसला सामने आ गया है, ये वाक़ईन बड़ा एक अहम मसला है। तो इसमें जो ख़बरें हैं, मेरे ख़्याल है आपने वो ख़बरें पढ़ी भी होंगी, पिछले हफ़्ते की जो मुलाहिज़ा की होंगी, क्योंकि जो हफ़्ते भर की जो पेशरफ़्त है, उसमें ख़बर तो यही थी कि शाम के अंदर जो दहशतगर्दों ने शामी हुकूमत के ऊपर हमला किया है। तो ये एक बड़ी, देखें, कोई पुरानी बात है वही वाली, कि पहले भी आपको पता है दाइश ने ये सारा कुछ किया था, और शाम के अंदर आकर उन्होंने शाम को डिस्टर्ब किया, डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक उन्होंने किया भी, जेनोसाइड भी की, लोगों को कत्ल भी किया, और मिलियन ऑफ पीपल जो है वो सारे वहाँ से वो डिस्प्लेस्ड हो गए, और मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक में, और वो यूरोप में चले गए। तो ये सारी खबरें हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आपने ये जो आगाज़ किया है इस प्रोग्राम का, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इससे मेरा ख्याल है कि जो हफ्ते भर की जो खबरें हैं, जिस पर अभी हम शुरू करेंगे बातचीत, और उसको लोगों को जानने में, समझने में एक थोड़ी सी उन्हें फैसिलिटेट हम करेंगे, कि जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही हैं कि वो पैदा ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो हमने आपकी ये कोशिश जो है, मैं इसमें आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं एक मिल के हम इसको करेंगे। जी, बिल्कुल। मैं ये चाह रहा था कि आप थोड़ा-सा तज्ज़िया फ़रमाएँ कि ये जो मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल है, ख़ास तौर पर आपने देखा कि गज़ा जंग के अंदर इसराइल बिल्कुल नाकाम हो चुका है। उसके बाद जो है वो ये जंग उसने लबनान के अंदर दाख़िल करने की कोशिश की, और वहाँ पर उसको, मैं ये समझता हूँ और आप भी शायद इसको सेकंड करेंगे, कि बदतरीन शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि अब उसने तीसरा वॉर फ्रंट जो है वो सीरिया में खोल दिया है। और उसको जो है वो यहाँ पर भी बज़ाहिर इसी तरह से लग रहा है कि जो प्रॉक्सीज़ उसने यहाँ पर दाखिल की हैं, और हिज़्बुत तहरीर और शाम करके जो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। तो आपको क्या लगता है कि इसके आगे क्या मुज़मिरात होंगे, और आगे जाके किस तरह से ये डेवलपमेंट जो है वो सामने आएगी? आपकी जो गुफ्तगू है, इसमें 3 बातें सामने आ रही हैं। नंबर 1 तो ये गज़ा है। पहले वो गज़ा के ऊपर हम बात करते हैं कि पिछले 1 हफ़्ते में ये गज़ा के ऊपर क्या हुआ है। गज़ा 1 हफ़्ते में वही सूरत हाल है जो पिछले 7 अक्टूबर से है, और उधर जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है कि भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। लोगों को खुराक की ज़रूरत है, पीने के पानी की ज़रूरत है। सर्दी का मौसम आ चुका है, नवंबर है, दिसंबर शुरू हो चुका है, और सख्त सर्दी है इस वक्त। तो सर्दी में आपको पता है कि हम आम इंसानों की भी ज़रूरियात वो बदल जाती हैं, खुराक बदल जाती है, लिबास जो है वो तब्दील हो जाते हैं। तो वहाँ पर इसी तरह सबसे अहम ज़रूरत क्या है इस वक्त, उनकी जो एक बड़ी मखदूश हालत है, उसके ऊपर वो नज़र रखने की ज़रूरत है, और सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह लोगों को मोटिवेट किया जाए, एनजीओज़ को मोटिवेट किया जाए, हुकूमतों को मोटिवेट किया जाए, कि वो फ़लस्तीन और वो गज़ा की जो है वो भरपूर तरीके से इस वक्त जो है उसकी इमदाद करें। तो मेरा ख़्याल है कि एक तो ये इमदाद का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पर हमें डिबेट करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि लोग आगे बढ़ें।
उनकी वो मदद करें। हुकूमत पाकिस्तान भी इस पर इमदाद कर रही है, लोगों को चाहिए उनका साथ दें। मुख्तलिफ़ NGOज़ हैं, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं, आप उनका साथ दें। जहाँ जिसकी जितनी इस्तात है वो करे, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम ये है, जंग तो चल रही है, वो गज़ा में जंग तो जारी है, वो तो ख़त्म नहीं हुई है। गासिब इसराइल है, वो मुसलसल बमबारी भी कर रहा है, और दूसरी तरफ जो मुज़ाहमतकार हैं वो भी अपना जो है वो डिफेंस अपना कर रहे हैं, और वो इसराइल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। एक बात तो सामने आ गई है कि 14 महीनों के अंदर इसराइल बुरी तरह से बुरी तरह से डैमेज हो गया है। उसका इमेज ख़त्म हो गया दुनिया के सामने। उसका जो भरम था, जो उसकी एक जिसको कहना चाहिए प्रेस्टीज थी, जो कहता था कि मैं मसलन दुनिया में बड़ा ताकतवर हूँ, टेक्नोलॉजी है, फलां है, ये है, वो है। लेकिन अब हमने देखा है कि 14 महीनों में वो गज़ा के अंदर ही, छोटा सा एक इलाका है वो गज़ा, उसके अंदर वो एक छोटे से ग्रोह के सामने वो बुरी तरह से फेल हो गया है। उसकी इंटेलिजेंस नाकारा हो गई है, उसकी फ़ौजों ने वो लड़ने से इनकार कर दिया है, नई फ़ौज में भर्ती नहीं हो रहे हैं लोग। तो ये सारे मसाइल उसको फेस करना, माशी तौर पर उसको बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी जो पोर्ट सिटी है वो बंद हो गया है, उसकी जो एक पोर्ट है वो इलात, वो बैंकरप्ट हो गई है, उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। ये सारी चीज़ें उसको फेस करना पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर कहता हूँ, ये गज़ा की सूरत हाल है, इस पर हमें तवज्जो करनी चाहिए कि हमें एक इंसानी हमदर्दी के नाते अच्छा, अभी आपको क्या की लगता है कि जो मदद करनी सूरत-ए-हाल चाहिए। चल रही है खुद सीरिया के अंदर जो एक नया वॉर फ्रंट स्टार्ट हो गया है, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आई सेकंड योर ओपिनियन एंड आई जस्ट रिस्पेक्ट दैट, बट ये है कि खुद ये इसराइल ने जो अपने वॉर फ्रंट एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर खोल दिए और अपनी प्रॉक्सीज़ उतार दी हैं, तो व्हाट डू यू प्रेडिक्ट, कि आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन आहिस्ता-आहिस्ता किस तरफ जा रही है? और जबकि हम देख रहे हैं कि अभी गज़ा जंग का अख्ताम नहीं हुआ है, बल्कि उसके बाद भी जो है वो हम देखते जा रहे हैं कि आगे सीरियन उसके अंदर भी जो है अपनी प्रॉक्सीज़ उसने स्टार्ट कर दी, और यहाँ तक कि वो उन्होंने 2 शहरों के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद जो है वो आगे तेज़ी के साथ पेशकदमी उनकी जारी थी। यहाँ तक कि जो है वो रशियन फ़ोर्सेस ने उनको कहीं न कहीं इंटरसेप्ट किया है, और उसके बाद जाके कुछ सूरत हाल नॉर्मलाइज़ हुई है। बट स्टिल एक नया फ़ॉर फ्रंट खोल दिया गया है वहाँ पर, और सिचुएशन काफ़ी बदतरीन होती जा रही है। सो क्या कमेंट करेंगे उस मेरा ख्याल है कि इसमें एक बात और है कि जो बात है कि इसराइल ने सारे फ्रंट खोल दिए हैं, शायद अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ उसने वो गज़ा का फ्रंट खोला था, लबनान का फ्रंट खुला, जो मुसलसल चलता रहा, और आप देखें लबनान में इसराइल को सीज़ फायर माँगना पड़ा। लबनान की जो हिज़्बुल्लाह है, उन्होंने नहीं माँगा है। अच्छा, उन पर सारा वो दबाव था, लेकिन वो सीज़ फायर तो नहीं माँगा उन्होंने। उनके जो कायदीन थे, वो सारे शहीद हो गए। जो हसन नसरुल्लाह थे, दूसरे सफ़ीउद्दीन थे, और बाकी लोग थे। इसी तरह इस्माइल हानिया, याह्या सिनवार वहाँ पे शहीद हो गए। सही, सीज़ फायर ना गज़ा के लोगों ने माँगा, ना लबनान ने माँगा। हुआ क्या है कि लबनान में जब इनको मार पड़ी है, इसराइल को शिकस्त का सामना हुआ है, इन्होंने एक नया प्लान बनाया था लबनान के लिए। वो पहले उस पे मैं बताता हूँ, फिर ये आपके हम सवाल की तरफ मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह से इसको इलैबोरेट करना चाहता हूँ कि इसमें जो एक आपने कहा कि बहुत सारे महाज़, हाँ, महाज़ उसने खोले हैं, लेकिन कुछ महाज़ उसके वो बंद भी हुए हैं। मिसाल के तौर पे लबनान में वो खाना जंगी चाहता था। क्यों चाहता था? देखें, लबनान के अवाम सारे के सारे तो मेरा ख़्याल है हिज़्बुल्लाह के साथ वो नहीं हैं। सही, अगर 100 लोग हैं, 100 में से 50 हैं, 20 किसी और के साथ हैं, 20 किसी और के साथ हैं। तो 50 तो हैं, लेकिन बाकी के 50 कहीं 3-4 जगह पर वो तक़सीम हुए हुए हैं। सही। अब जब सारे के सारे लोग साथ नहीं हैं, तो हुँ, ऐसी सूरत में वो मुश्किलात भी होती हैं। तो हिज़्बुल्लाह के सामने जो प्लान आया था, वो ये था कि इस जंगबंदी को अगर मिसाल है वो ना करते, लबनान हुकूमत तैयार थी। हिज़्बुल्लाह ने क्यों किया है? ये भी एक सवाल इसमें पैदा होता है कि जो इसराइल का महाज़ यहाँ पे बंद हुआ है, क्यों किया है? क्योंकि इनके जो माइग्रेट करके लोग गए हैं बैरूत से, जो ज़ाहिया का इलाका है, मुसलसल ये खबरों में आता रहा है, सारी आपने खबरें भी पढ़ी होंगी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर। ज़ाहिया पे बमबारी होती रही है। ज़ाहिया के लोग वो निकल कर गए हैं बैरूत के दूसरे इलाकों में। अच्छा, कुछ ईसाई इलाके हैं, कुछ द्रूज़ इलाके हैं, कुछ और मज़ाहिब के लोगों के रही जो इलाके हैं। अब इन सब के अंदर भी कुछ ईसाई हिज़्बुल्लाह के साथ हैं, कुछ ईसाई हिज़्बुल्लाह के साथ नहीं हैं, कुछ द्रूज़ हिज़्बुल्लाह की हिमायत में हैं, कुछ नहीं। अब ये जब लोग यहाँ पर आके बैठ गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, फिर जनूबी लबनान से बड़ी माइग्रेशन हुई है, तो बिल्कुल, इधर शहर में आ गई है, बैरूत में। अब सिचुएशन ये है कि अगर ये जंगबंदी नहीं होती है, तो क्या होता है? लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। सही, वो ईसाई कहेंगे, "भई हमारे इलाके से निकलो, तो तुम्हारी वजह से यहाँ बमबारी हो रही है।" तो क्या होगा? एक खाना जंगी। ये इसराइल का प्लान था। इसराइल चाहता था लबनान में खाना जंगी हो जाए,
जो कि हिजबुल्लाह ने इस सीज़ फायर के मुआहदे से उसको जंग बंदी को यानी एक बड़ी बर्बादी को लबनान को बचाया है। ये बचा लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी और इसराइल की शिकस्त है। सही। एक इसराइल की शिकस्त है जो मैदान में हुई है। यानी मैं जो देख रहा हूँ कि मैदान में आप देखें कि इसराइल नहीं जीत सका। 2006 की जंग में इसराइल जनूबी लबनान के बहुत सारे इलाकों में दाखिल हो गया था। लेकिन आज 2024 के अंदर इसराइल 3.5 किलोमीटर के इलाके पर भी दाखिल होने में नाकाम हो गया है। एक तरफ जंग मैदान में हारा है, एक तरफ जंग टेबल पे हारा है। जबकि अमेरिका और इसराइल का टारगेट था कि वो जो जंग मैदान में हार चुके हैं, ये गज़ा के और लबनान के, उस जंग को मुज़ाकरात की मेज़ पे जीतें। अब मुज़ाकरात में भी शिकस्त हुई है। अब जो आपने कहा है कि सीरिया का महाज़, ये उसका कनेक्शन है। अच्छा, सीरिया वाला पॉइंट मैं आपका लेता हूँ अभी, लेकिन मैं माज़रत एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था इसमें। वो ये कि लगता कुछ इस तरह से है कि जिस तरीके से हिज़्बुल्लाह ने लबनान को रिप्रेज़ेंट किया इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, और दूसरा ये कि ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ी-सी उसकी ज़रूरत है। मेरे अपने ख़्याल में हिज़्बुल्लाह हैज़ बीन बैक्ड बाय द नॉन मुस्लिम्स एज़ वेल। उन्होंने गैर मुस्लिमों ने भी हिज़्बुल्लाह को बैक किया है, सपोर्ट किया है। खुद जो लबनान की आवाम है, वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट भी करता है, और फिर हिज़्बुल्लाह ने भी इस सारे डिस्ट्रक्शन के बाद जो कुछ भी जंग की सूरत में हुआ है, तो सबके लिए इमदाद का भी ऐलान किया है और सबके लिए उनके घरों की दोबारा सर-ए-नौ तामीर का भी ऐलान। तो दैट दैट शोज़ के नहीं वो जो मिन हैसुल कौम है, बल्कि वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ फ्रैक्शन इस तरह के भी होंगे वहाँ पर जो खुद जो हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट नहीं करते होंगे। लेकिन इस एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वॉर जो 2006 की जंग थी, इसके अंदर तो एक बड़ा तबका है वो हिज़्बुल्लाह के साथ आके खड़ा हुआ है। तो ये आपको लगता नहीं है ऐसा कि ये हक़ाइक़ कुछ इस तरफ भी जा रहे हैं? देखिए, ये बात सही है, इसमें शक नहीं है। मैंने भी यही कहा है कि सारे के सारे लोग हिज़बुल्लाह के साथ नहीं हैं। मतलब 100 में से मैंने कहा कि हो सकता है 50, 60, 70 हों, बाकी 20-30 लोग नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनके अपने मकासद हैं, उनके पीछे उनकी डोरें हैं। मसलन वहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, कुछ अरब कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है, कुछ यूरोपियन ममालिक का भी इन्फ्लुएंस है। तो उनके पपेट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ उनकी एफ़िलिएशंस हैं। सही। तो सूरत हाल ये है कि अगर सिर्फ यही नहीं है कि लबनान में, बल्कि लबनान से बाहर हिज़्बुल्लाह की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यानी आप अमेरिका में चले जाएँ, हुँ। अभी साउथ अमेरिका में एक अभी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है। अच्छा, वो मैं क्वेश्चन लेता हाँ, हूँ अभी आपका, वो वो उसके बाद वेनेज़ुएला की वो भी एक बिल्कुल, बड़ी डेवलपमेंट है जो आप। वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे आप देखें कि जो ईसाई लोग हैं, जो बाहर से आए हुए, जो आयरलैंड से हैं, लंदन से और वो हसन नसरुल्लाह की वो तस्वीरें लगा के घूम रहे हैं। अच्छा। यानी ये पॉपुलैरिटी में कोई शक नहीं है, लेकिन जो इंटरनल लबनान है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लबनान में कई फैक्टर्स हैं, कई फैक्शन हैं। तो ये जो फैसला है जंगबंदी का, ये असल में इसराइल और अमेरिका चाहते थे कि यहाँ खाना जंगी हो जाए, क्योंकि वहाँ मार पड़ रही है, वहाँ पे शिकस्त हो रही है, तो क्या करें? हिज़्बुल्लाह को कैसे ख़त्म करें? सही। लबनान को कैसे तोड़ें? खाना जंगी करें, आपस में लड़वाएँ, लोगों को प्रेशर डालें। मसलन मैं आपसे कहूँ कि यहाँ मेरे घर में अगर 20 अफ़राद आके बैठ जाएँ और एक बमबारी यहीं होना शुरू हो जाए, मैं उनसे क्या कहूँगा? मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई मेरे बच्चों पे रहम करो, यहाँ से चले जाओ। चले जाओ। तो ये सूरत हाल तो पैदा हर जगह हो सकती है, ये वहाँ भी पैदा हो सकती थी। तो उन्होंने एक बड़ी बर्बादी को बचाया है। जो हिज़्बुल्लाह के सामने ये मंसूबा आया था जंगबंदी का, बहुत से लोगों ने इस पे एतराज़ भी किया, आपको पता है, आपने देखी है सारी चीज़ें। क्यों कर लिया, वो गज़ा की हिमायत, फलाना, इस तरह की बात। लेकिन इसको करने का मकसद ये था कि एक बड़ी खाना जंगी को बचाया है। अच्छा, अब इसके ऊपर आएँ ना ज़रा, ये जो खुद रीसेंट डेवलपमेंट हुई है सीरिया के ऊपर, फिर वही के न्यू प्रोडक्ट ओल्ड प्रोडक्ट विद द न्यू पैकिंग। न्यू पैकिंग। अब ये है कि आपके सामने है कि इससे पहले आईएसआईएस के नाम से आया था, उसके ऊपर फिर ये एक प्रॉक्सी ये थी, और बाकी फिर ईरान, सीरिया, रशिया और इराक, ये सब पैक्ट करके इनकी प्रॉक्सीज़ ने वहाँ पर वो किया था। तो ये एपिसोड तो पहले हो चुकी है। अब वही दोबारा जो है वो नई पैकिंग के सामने जो है वो हिज़्ब उत-तहरीर एचएसटी करके जो है वो तंज़ीम दोबारा वहाँ पर डिप्लॉय की गई है, और वहाँ के बल्कि उसने बहुत ही बर्क रफ्तारी के साथ पेशकदमी भी की है। बिल्कुल। अनलेस कि उसको सीरियन फोर्सेस ने और जो है वो रशियन और ईरानियन बैक्ट ग्रुप्स ने उसको वहाँ पर रिटेलिएट किया और वहाँ पर उसको बहुत ही उससे रोका है। जो कि 2 ऊपर के शहर तो ये कब्ज़ा तकरीबन कर चुके थे, अलिप्पो में और 1-2 शहर और में। तो अब आप क्या देखते हैं कि ये किस तरह से किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? देखें, इसमें मैं वही अर्ज़ कर रहा था, ये बताने का लबनान का मकसद ये था कि ये प्लान बी था। इसराइल ने जब अच्छा। आपने जो बात आपने शुरू की थी कि बहुत सारे महाज़ खोले, महाज़ खोलने के साथ जब इसराइल ने दरमियान में देखा कि उसको जंग में शिकस्त हो रही है,
और वो कामयाबी हासिल नहीं कर रहे हैं। यानी कामयाबी क्या थी? वो गज़ा के अंदर हमास को गैर मुसल्लह कर दे, हमास को ख़त्म कर दे, अपने कैदियों को छुड़वा ले। क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। लबनान में क्या टारगेट्स थे? हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है, हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करना है, लबनान पे अपना कंट्रोल बिठाना है। क्या ऐसा हुआ? सही 60 दिन की ज़मीनी जंग में मैंने कहा कि वो 3 किलोमीटर भी अंदर नहीं आए, जबकि 2006 में वो कई किलोमीटर अंदर आके कई देहातों पे हमारे वो कब्ज़ा कर चुके थे। सही है। अब जब उन्होंने देखा कि हमें ग्रेजुअली शिकस्त हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उन्होंने प्लान बी शुरू किया। क्या आपको लगता है कि मसलन ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ है कि जिस ग्रुप का आपने नाम लिया हैयत तहरीर शाम, एचटीएस जिसको कहा जा रहा है इस वक्त, क्या एक दिन में इनके पास इतना असला आ गया? सही, क्या एक दिन में इनको ख्वाब आया था रात को कि उठ के शाम के खिलाफ जो है ना बिल्कुल सुबह ठीक। हमला कर दिया? हाँ, नहीं, ये प्लान बी था, ये अमेरिकन प्लान था, ये इजरायली प्लान था। क्योंकि 14 महीने के अंदर जो शिकस्त गज़ा में, लबनान में और इधर सारे इलाकों में हो रही थी और फिर खुद अमेरिका में हो रही थी उनको, यूरोप के अंदर हो रही थी, सियासी शिकस्त हो रही थी। जो इलेक्शन हो रहे थे, सही। उसके अंदर एंटी फ़लस्तीनी फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। अच्छा, तो ये उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। उन्होंने प्लान बी तैयार किया। उन्होंने कहा कि अगर हम इधर से नहीं हो सकते, हम उधर से करते हैं। और ये पहले भी किया था मैं उन्होंने इस पॉइंट एक पॉइंट को और ऐड करूँ कि 2011 अब में। ये न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गई है, ज़ाहिर है वो भी जॉइन करने वाली है, तो उसके बाद क्या अब देखते हैं सिचुएशन कहीं कुछ डाइवर्ट मैं इस पे होती भी। बात करता हूँ हाँ, ट्रंप पे भी, लेकिन इस पे कर लूँ कि ये जो इन्होंने प्लान बी बनाया, ये हैयत तहरीर शाम क्या है? ये ग्रुप 2011 में दाइश के साथ था। दाइश जो अमेरिकन प्रोजेक्ट था, इस्राएली प्रोजेक्ट था, यूरोपियन प्रोजेक्ट था, जिसके लिए यही डोनाल्ड ट्रंप, जिसका अभी आपने कहा कि वो भी प्रेसिडेंसी ज्वाइन करने वाला है, हुँ, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने $7 ट्रिलियन दाइश को दिए। और ये क्या एडमिट कर चुके हैं? ये एडमिट कर चुके हैं। और ये प्रेसिडेंट बनने से पहले भी इन्होंने कहा कि हिलरी क्लिंटन को इन्होंने ब्लेम किया। जब हिलरी क्लिंटन इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी, सही है। इन्होंने जो प्रेसिडेंशियल जो होती है अपनी डिबेट, हुँ, उसमें उनको कहा कि हिलरी क्लिंटन तो दाइश को पैदा करने वाली औरत है। हुँ, यानी अब तो क्लियर हो गया कि बनाने वाला अमेरिका, ये 2011 में दाइश थी। सही। ये तहरीर शाम ग्रुप दाइश का पार्टनर था। इसका जो कमांडर है अबू मोहम्मद अल जोलानी, वो अल-कायदा में था पहले। सही, अल-कायदा के साथ था, वो निकल कर दाइश में आ गया। फिर 2016 में दाइश के साथ इनके इख्तिलाफ़ात हो गए। सही। कुछ माली इख्तिलाफ़ात थे, जो अमेरिका ने डॉलर्स दिए थे, पैसा दिया था, कुछ माल-ओ-गनीमत का मसला था। उस पे दाइश और इनके दरमियान, जोलानी के दरमियान सख्त इख्तिलाफ़ात हुए, लड़ाई हुई। आपने ये खबरें अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद आ जाएगा कि इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। बिल्कुल एक ठीक। दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तो वो हुँ, पैसों की लड़ाई थी, डॉलर्स की लड़ाई थी। सही। उसके बाद जोलानी अलग हो गया। उसने तहरीर शाम नामी ग्रुप बना लिया 2016 में। फिर वो हलब के अंदर कमांड संभालता रहा और सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ वो लड़ता रहा। अल-कायदा का जो टारगेट है, हमेशा याद रखिए कि अल-कायदा ग्लोबली आलमी इस्लामी हुकूमत सो कॉल्ड वो बनाने की बात करती है। ठीक है। जबकि दाइश का जो प्रोजेक्ट था वो आलमी नहीं है। दाइश का प्रोजेक्ट है कि एक इस्लामी हुकूमत सीरिया और इराक में, बाकी कहीं नहीं। इसीलिए वो दाखिल भी पहले सीरिया में हुए, फिर दोबारा इराक में हुए। सही। वो इनको तोड़ना चाहते थे। अब ये जो जोलानी ग्रुप था, ये तहरीर शाम, हुँ, इसका फोकस है कि शाम को तोड़ना है, हलब को, और ये जो हमा है और हुमस है और ये बाकी 3-4 इलाके इधर हैं, हुँ, इनको तोड़कर एक अलग रियासत अपनी आज़ाद बनानी है। सही है। इन्होंने अपना झंडा भी अलग बनाया है। इन्होंने अपनी फ़ोर्स को भी फ्री सीरियन आर्मी का नाम दे दिया है। और ये हलब के अंदर जो सुन्नी मुसलमान हैं, वहाँ पे आबादी उनकी अक्सरियत है, उनको बतौर शील्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी शील्ड से मुराद कि उनके पीछे छुप के काम करते हैं। कहीं पर इन पर अच्छा, जब कार्रवाई होने लगती है, तो ये उनके घरों में घुस जाते हैं, उनकी फ्लैटों में चले जाते हैं, सही है। ताकि बमबारी हो या कोई हमला हो, तो आम इंसान मारे जाएँ। तो ये उनको मरवाते हैं खुद। तो आपके हिसाब से मेरे ख्याल में ये सेक्टेरियन और एथनिक उसको भी शील्ड बनाएंगे बनाएँगे, बिल्कुल। ताकि जो है वो इस एजेंडे को फुलफिल किया जाए, पूरा किया जाए किस तरीके। अब ये तहरीर शाम अचानक एक्टिव हो गई। 27 नवंबर को लबनान में सीज़ फायर हो गया। हिज़्बुल्लाह ने अचीवमेंट ले ली। हिज़्बुल्लाह के जो इमिग्रेंट्स थे, सारे के सारे अपने घरों को जाने लग गए। हुँ, कामयाबी का जश्न होने लगा। 27 नवंबर को शाम के अंदर हमला हो गया। तो एक सही, दिन में तो नहीं हुआ, ये प्लान बी था। मैं ये बिल्कुल ठीक। बताना चाह रहा हूँ। अब ये सही, प्लान बी शुरू हो गया है। सही, इसका मकसद क्या है? ये आपको पता है कि शाम को तोड़ना चाहते हैं। सही है। पहले भी तोड़ना चाहे, क्यों तोड़ना? क्योंकि शाम फ़लस्तीन का सपोर्टर है। शाम फ़लस्तीन की जो मुज़ाहमती तहरीकें हैं, हमास है, जहाद इस्लामी है, हिज़्बुल्लाह है और दीगर गिरोह हैं, उनकी हिमायत करता है, उनकी सपोर्ट करता है। उनको उसने अपनी स्टेट में
एक गवर्नमेंट का स्टेटस दे के रखा हुआ, उनकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है वहाँ पर, उनको बड़े-बड़े ऑफिस बना के दिए हुए हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दिया हुआ है। ठीक है। ये शाम का एक आउट ऑफ द वे जाके फ़लस्तीन के साथ एक उसका एक उसकी यकजहती का ख़्याल है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ थी, मैं एक देख रहा था कि मैंने कुछ चैनल्स को भी इंटरनेशनल मॉनिटर किया, तो उसमें कुछ आरटी भी था, डीडब्ल्यू भी था और अल जज़ीरा जज़ीरा वग़ैरह, इन सब अच्छा, ये सारी खबर जो है वो तकरीबन सबकी कॉमन थी। वो ये कि इसके अंदर एक बड़ा किरदार इस वॉर फ्रंट के अंदर जो है वो टर्की का भी है हुँ, और उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमने देखा कि जब आप अगर आपको याद हो, अभी जब अरब इस्लामिक समिट हुआ था तो उसके अंदर तो तकरीबन मुस्लिम ममालिक जो है वो टेबल थे। टेबल पे बैठ के उन्होंने कुछ यूनानिमस डिसीजन किए। गो कि वो सारे सिर्फ टेबल टेबल थे। की हद तक ही महदूद थे, उसके आगे उसकी कोई प्रैग्मैटिक फॉर्म नहीं थी। लेकिन उन्हीं ममालिक में से एक टर्की जो था वो अब इस वॉर फ्रंट के अंदर बाकायदा सामने आगे लड़ा भी और उसका तो एक बड़ा मनफी चेहरा आया है और जो खुद मैं आपको जो रिसोर्सेज बता रहा हूँ वो सारे वो तो इंटरनेशनल सारे चैनल्स हैं जो कि ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उन रिबेलियंस को खुद टर्की सपोर्ट कर रहा है और वो उनको बैक कर रहा है आर्म्स और एमुनेशन के साथ में उनको रास्ते फराहम कर रहा है और उसके बॉर्डर के ज़रिए से जो है वो दाखिल भी हो रहे हैं वहाँ पर सीरिया के अंदर और यहाँ तक जो भी आए हैं वो। तो ये तो एक मुतज़ाद चीज़ नहीं है बिल्कुल जो आप। ये वाक़ईन बड़ी अफ़सोसनाक बात है और ये ख़बरें आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत सारी आपने 2-3 चैनल्स के नाम लिए और भी कई चैनल्स के ऊपर ये तो मैं न्यू अरब वो चैनल बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं, इंटरनेशनल डीडब्ल्यू हो गए, आरटी हो जो गया, अल जज़ीरा हो गए, सारे वो रिपोर्ट कर रहे सब जगह के ऊपर आ रहा है कि तुर्की इन ग्रुप्स को बैक कर रहा है। तुर्की का क्या मसला है, अब ये तुर्की ने क्यों इनको असला दिया है? क्यों ये ड्रोन दिए हैं कि ये दहशतगर्द जो है वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोनों से हमले कर रहे हैं। बड़े-बड़े मिसाइल्स इनके पास हैं, गन्स हैं, मशीनरी है, गाड़ियाँ हैं। ये कैसे आई हैं? ये बड़े सोचने की बात है। ये इसीलिए मैंने कहा ये प्लान बी था। जब गज़ा, लबनान में शिकस्त शुरू हो गई, उन्होंने प्लान बी एक्टिव किया तुर्की के ज़रिए अच्छा। और तुर्की का एक किरदार और भी सामने है, इसमें कोई ढकी-छुपी बात भी नहीं है कि तो तुर्की का जो किरदार है, वो उसमें हमने ये देखा है कि जो ये गज़ा वॉर है, गज़ा वॉर के दरमियान तुर्की की ट्रेड इसराइल के साथ जारी रही है। हाँ, सब बहुत सारे सियासी लोगों ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया है, तनकीद की है। तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका, इसराइल ने इनकी मदद से इनको वेपनाइज़ किया है। इन लोगों तक जो है वो आर्टिलरी पहुँचाई है सारी और अब इनको एक्टिवेट किया है शाम को कमज़ोर करने के लिए। भई शाम की हुकूमत को तोड़ो ताकि ये जो ऑक्सीजन लाइन है, वो सही। सीरिया से गुज़र कर लबनान और फ़लस्तीन जाती है, हुँ, जिसमें उनको असलहा भी मिलता है, माली मदद भी मिलती है, डिप्लोमैटिक मदद भी मिलती है, उस ऑक्सीजन लाइन को ब्रेक रहे। कट कर दो। हुँ, अब अगर ऑक्सीजन फ़लस्तीन की कटती है, नुकसान किसको है? सही। पूरी उम्मत का नुकसान है, पूरी हुँ, इंसानियत का नुकसान है। फ़लस्तीनी कौन है? निहत्थे लोग हैं भई, मासूम लोग हैं। ये जो 50,000 लोग शहीद हो गए हैं ये गज़ा के अंदर, ये कौन है? सही, क्या इसमें ये हमारे भाई नहीं हैं? हम चले मुसलमान ना भी हों, सही, तो हम एक इंसान होने की हैसियत से तो ये कह सकते हैं कि यार ये हमारे इंसानियत के नाते हमारे बहन-भाई हैं। बिल्कुल। इनके साथ ये क्या हो रहा है? सब आदम की औलाद हैं। हुँ, यहाँ तक तो हम मुत्तफ़िक हैं ना, चाहे हमारा वो मसलक कुछ और हो, हुँ, हमारा वो मज़हब चाहे कुछ और हो, लेकिन ज़ुल्म के ऊपर तो हम क यानी एक आम इंसान वो कैसे आँखें बंद कर सकता है? तो ये जो तुर्की जो कर रहा है, ये बहुत बड़ा यानी एक अच्छा, लगता है कुछ ये इस तरह अजीब-ओ-गरीब काम है ये। बिल्कुल इस तरह लगता भी कुछ इस तरह से है, वो ये कि जो अभी टर्की का चेहरा सामने आया है सीरियन उसके इन्फ्लुएंस में, तो उसकी जो प्रीवियस एपिसोड थी वॉर फ्रंट की जो कि गज़ा और लबनान में जारी थी, उसके ऊपर उसकी खामोशी ये बता भी रही थी कि जो है वो देयर इज़ समथिंग फिशी, कुछ ऐसा बिल्कुल है जो ऐसे दाल में बिल्कुल, काला है। बिल्कुल, ना सिर्फ़ खामोशी बल्कि ट्रेड चल रही थी। हाँ, सीमेंट ट्रेड हो रहा था, हाँ, आयरन ट्रेड हो रहा था, पानी, खाना, पीना, टमाटर, मल्टीपल चीज़ें। कई अरब डॉलर की ट्रेड उन्होंने इस 1 साल में 7 अक्टूबर से अब तक की है, हुँ, जो इसराइल को की है और उसका देख लें पूरी दुनिया वो तमाशा देख रही है। हाँ, और जो यानी करना चाहिए था काम, ट्रेड बंद करनी चाहिए थी, सफारती बायकॉट करना चाहिए था, सफ़ीरों को निकालना, वो सब नहीं किया वो तुर्की ने। अब तुर्की ही फ्रंट पर आ गया, पूरी दुनिया ये कह रही है सही। कि इनको असला वो तुर्की दे रहा है। वो भी तुर्की के झंडे लगा रहे हैं, अच्छा, हलब के अंदर। ये तो ये मज़े की बात आप देखिए कि तुर्की के झंडे हलब में लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि तुर्की को मेरा ख़्याल है होश के नाखून जो उर्दगान साहब हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि भई मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये तो मैं सिर्फ़ फ़लस्तीन नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा की पीठ पे खंजर घोंप रहा हूँ। तो सही। उन्हें ये समझना चाहिए और इस साज़िश से हटना, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो फ़लस्तीन कॉज़ को है बिल्कुल ऐसे और ही। फ़लस्तीन कॉज़ हुँ, सिर्फ़ फ़लस्तीनियों का नहीं है, सही, वो पूरी मुस्लिम नेशन का है, ऐसे ही। पूरी इंसानियत का है, हर बाज़मीर शख़्स का है, हर किसी को तकलीफ़ होगी। लिहाज़ा ये शाम को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि शाम बड़ा मज़बूत है।
कुछ भी कहते रहे लोग उसके बारे में, देखें शाम कोल्ड वॉर के ज़माने में भी नहीं टूटा। सही जिस ज़माने में कोल्ड वॉर थी अमेरिका और सोवियत यूनियन की, हम्म, अमेरिका ने बहुत ज़ोर लगाया। सही हाफिज़ उल असद के ज़माने में जी इसको तोड़ दिया, ये कर दें, बड़ी-बड़ी तहरीकें उठाई, लेकिन शाम खड़ा रहा, वो डट के खड़ा रहा, वो नहीं हटा। वो मिस्र को तोड़ दिया उन्होंने, जमाल अब्दुल नासिर को कत्ल करवा दिया। सही है उसके दोस्त राइट हैंड उसके साथ बैठता था अनवार उस सादात, उसको उसको ले आए और वो मिस्र सही है लेफ्ट से इंपीरियलिस्ट की तरफ वो चला गया और वो अमेरिकी ब्लॉक में खड़ा हो गया। सही उन्होंने इराक को भी तोड़ा, सद्दाम को ले आए। उन्होंने लीबिया का क्या हशर किया, नहीं कर सके वो किसी का हशर, वो शाम है। ना हाफिज उल असद को तोड़ सके थे, ना उसके बाद वो सही बशार उल असद को तोड़ सके। और बशार उल असद को 10 साल दाइश, यूरोपियंस, मल्टीपल जो है ना वो ग्रुप्स का उनको मुकाबला करना पड़ा, लेकिन वो सस्टेन कर गए, वो खड़े रहे। और अब भी जो कुछ हो रहा है आप देखिएगा कि मेरा ये ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको क्रश कर दिया जाएगा और इनको इस मर्तबा, और ये सारे वो लोग हैं, ये भी बता दूं आपको तो पता ही है कि दाइश की जंग में इन लोगों को जो है वो आम माफी दी गई थी। सही ये आम माफी लेकर हलब चले गए थे। ये सारे वो लोग थे जब दाइश को मार पड़ने लगी। पहले तो ये 2016 में दाइश से अलग हुए, फिर जी ये बिल्कुल लड़ रहे थे, फिर 18 में आम माफी का ऐलान हुआ, मुसालहत का नाम लिया गया। मुसालहत के फोरम के ऊपर इनको माफी दी गई और कहा गया कि सब उधर चले जाओ। सही ये वहां चले गए। 2020-21 में इनको वो तुर्की ने वेपनाइज करना शुरू कर दिया, इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर दोबारा से सीरिया के खिलाफ। सही अब अगर सीरिया को तुर्की तोड़ता है हम्म, तो मैं ये भी बता दूं कि उर्दगान को ये जान लेना चाहिए, ये जो कुर्दिस्तान की पट्टी है सही है बचेगी ये भी नहीं। हम्म, अगर कोई सीरिया को तोड़कर ये समझता है कि उसका तो तुर्की की जो इंटेग्रिटी है हम्म। अगर वो बाकी रहेगी तो फिर नहीं रहेगी। अच्छा, क्योंकि रिसेंटली तो आज और कल की खबर तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उसमें तो इनको बड़ा एक मार पड़ी है और एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। जिस तेज़ी के साथ ये एंटर हुए थे इन हामा और दूसरे दूसरे शहर में, उसी तरह से तकरीबन जो इनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं इन रिबेलियंस की, दोज़ हैव बीन बैक्ड बाय टर्की। हम्म वो कोई 1600 से ऊपर हैं, जिसमें जो है वो रशियन एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में 1 दिन के अंदर 2 दिन की खबर है ये। उसी तरीके से इनको जो है वो पीछे की तरफ धकेला गया है और ये तो चीज़ कभी हमने इससे पहले वाली जो जंग थी सीरिया में उसमें भी नहीं देखा था। तो जितनी रफ़्तार के साथ ये दाखिल हुए थे, उतनी रफ़्तार के साथ इनको बहुत बड़ी मार भी पड़ी है, जो कि खुद इस बात का सबूत है कि ये इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आप सही कह रहे हैं, हुँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और ये होगा। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यही होना है, इनका अंजाम यही है। इस दफ़ा इनके खिलाफ बेरहमाना ऑपरेशन होगा। ये आपने सही बिल्कुल खबर जो बताई है ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये इस वक्त बिल्कुल इनके लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं है कि इन्होंने पीठ पे खंजर घोंपा है और ऐसे क्रुशल टाइम के अंदर घोंपा है कि जब हमारी नज़रें सबकी फ़लस्तीन फ़लस्तीन के की ऊपर तरफ है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत बड़ी ख़यानत है, बहुत बड़ा धोखा है हुँ, और फिर इसके ज़रिए फ़िरकावारियत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही। ये उससे बड़ा खंजर है, ये बड़ा एजेंडा है ये। ये एजेंडा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमें होशियार रहना है। अच्छा, अब आपके सामने है कि मिडल ईस्ट की ज़ाहिर है जो सिचुएशन है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ दोबारा चली गई है और लग ये रहा था कि जो है वो कुछ अरसे के लिए या कुछ दिनों के लिए इवन जो है वो कुछ इस्तेहकाम आ सकेगा, लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ये है कि दोबारा से जो सीरियन वॉर फ्रंट है वो दोबारा खोल दिया गया है और इसराइल और अमेरिकन बैक्ड जो रिबेलियंस हैं HTS के नाम से जो भी हैं वो नया दोबारा उनको मुतारिफ भी करवा दिया गया और एक दो शहरों पर उन्होंने कब्जा भी किया। यहाँ तक कि उसी अंदाज से उनको रिटेलिएट और काउंटर भी किया गया रशियन ट्रूप्स की जानिब से, सीरियन फोर्सेस की जानिब से। और अब हम देखते हैं कि जो है वो अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है, अगर आपको याद हो डॉक्टर साहब, कि वो लास्ट टाइम जो ग्रुप्स और प्रॉक्सीज़ इनके खिलाफ जो है वो लड़ रही थी सीरिया में, तो दे आर आल्सो हैविंग द एक्सपीरियंस। उनके पास भी माज़ी का तजुर्बा मौजूद है कि वो इनको बेहतर अंदाज के अंदर रिटेलिएट करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट एक और है, बहुत अहम पॉइंट है। वो ये कि जो लोग हैं, मासेस हैं ग्लोबली, अवाम मेरे ख़्याल में इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो इस बात को समझ सकें कि टर्की का क्या रोल है और उसका मनफ़ी किरदार जो अभी सामने आया है, उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई सेक्टेरियन या एथनिक डिवाइड इतनी ज़्यादा पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त है और टर्की का रोल है उसको लोग समझ चुके हैं कि उसके पीछे क्या उसके अगराज़ व मकासद हैं, क्या उसके इकोनॉमिक एजेंडा है, क्या उसका डिप्लोमेटिक एजेंडा है, क्या उसकी स्टैंडिंग है वॉर फ्रंट के ऊपर। तो लगता ये है कि इस दफ़ा लोग, मेरा नहीं ख़्याल है कि धोखा खाएँगे एथनिक ग्राउंड या सेक्टेरियन ग्राउंड के ऊपर उससे, बल्कि टर्की ने जो रोल प्ले किया है वो तो डिज़ास्ट्रस है। यहाँ तक कि मुझे लगता ही है, आप शायद इस बात को बेहतर अंदाज़ में बताएँगे, कि ऐसा ना हो कि टर्की खुद मुस्लिम ब्लॉक के अंदर आगे जाके मुस्तक़बिल में
तनहा कर दिया जाए अनफिट हो जाए। इन्हीं इन्हीं की वजह से, जो इसने मुस्लिम उम्मत के उसमें पीठ में खंजर घोंपा है। तो क्या क्या लगता है आपको इसके ऊपर? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये शुरू हो चुका है। आप देखें, सऊदी अरब की खबर है। हाँ, सऊदी अरब ने कहा है कि हम इस जंग में शाम की हुकूमत के साथ हैं। हालाँकि यही सऊदी अरब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फिर आप हाँ, देखें यही सऊदी हुकूमत पिछले 10 साल दाइश की मदद कर रही थी। हमारे पास ये इतलात हैं कि 400 अरब डॉलर्स सऊदी अरब के खर्च हुए थे, शाम की हुकूमत के खिलाफ, दाइश की हिमायत में। लेकिन आज सऊदी अरब कहता है कि हम शामी हुकूमत के साथ हैं। सऊदी अरब ने शाम में अपना सफारत खाना दोबारा खोला है। सही है। शाम की हुकूमत को वही सऊदी अरब जिसने अरब लीग से निकाला था, उसको रिक्वेस्ट करके वापस अरब लीग में लाया है। तो सऊदी ने अच्छा, डिनाई कर दिया है। सऊदीया के डिनाइल के साथ-साथ दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो मिस्र, हालाँकि मिस्र का किरदार वो गज़ा के बारे में कोई अच्छा नहीं है, सही है। बदकिस्मती से। आप देखें वहाँ उसने क्या किया है, कोई रोल प्ले नहीं किया, वो रफ़ा क्रॉसिंग को वो बंद किया हुआ बंद है। कर दिया। फ़ौजें मार रही हैं, इसकी फ़ौजें बैठी हैं, भई क्या फ़ायदा है ऐसी हुकूमतों का? हुँ, तो लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है? वो कहता है हम शाम हुकूमत के साथ हैं, इनको सपोर्ट नहीं कर सकते दहशतगर्दों को। ये बड़ी डेवलपमेंट है। हुँ। इसी तरह और मुस्लिम ममालिक हैं। चाइना ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। चाइना ने कह दिया है कि भई हम शाम के जो है ना हुकूमत की कोशिशों की कदरदानी करते हैं। अच्छा, जो एंटी टेररिज्म की कोशिशें हैं, वो मारे इन दहशतगर्दों को। रूस तो प्रैक्टिकली आपको पता है कि वो तो अपनी सारी फ़ौजी ताकत के साथ वहाँ पर मौजूद मौजूद है। है। बिल्कुल, हाँ, ईरान, ईरान का स्टेक है। ईरान के लिए सीरिया बहुत उसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ है। सही है। ईरान फ़लस्तीन कॉज़ की जो हिमायत करता है, फ़लस्तीन के लिए जो साज़ो-सामान भेजता है, जो भी चीज़ है, वो वाया सीरिया ही है वो। वो है सीरिया है। हुँ, तो वो सीरिया को कभी कोलैप्स होने नहीं देगा। नहीं देगा और ईरान ने फौरी तौर पर अपना वज़ीर ख़ारिजा भी भेजा है। तो मुस्लिम दुनिया में तो ऑलरेडी अब ये अच्छा, इसमें एक तुर्की ईरान का जो एक आप कह रहे थे, हाँ, मैं बिल्कुल जी, जी। ख़त्म करूँ। आपने जो कहा कि तुर्की ये तन्हा हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि उर्दगान को इस सूरत-ए-हाल को रिव्यू करना चाहिए। सोचना चाहिए कि तुर्की मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा मुल्क है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके अवाम खुद इन चीज़ों के खिलाफ हैं। वो मुज़ाहरे कर रहे हैं। जब इसराइली जहाज़ उनकी इस्तांबुल बंदरगाह पे आता है, अवाम वहाँ पे मुज़ाहरा शुरू कर देते हैं। भई क्यों आ रहा है ये इसराइली कंटेनर? यानी अवाम कुछ और चाहते हैं, लेकिन हुकूमत कुछ और कर रही है। सही तो है, हम यही कहते हैं कि भई ये जो हुकूमतें हैं, वो अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक ये यही वो डेमोक्रेसी है, सही। अगर आप डेमोक्रेसी मानते हैं। नहीं मानते तो भई ठीक है, फिर जो आपका वो दिल चाहे, हुँ, वो करें, लेकिन आप फिर मुस्लिम दुनिया में आप अलग हो जाएँगे और ये गज़्ज़ा हुँ, की ही वजह से है। जो कुछ है इसका मरकज़ और महवर गज़ा है। गज़्ज़ा और फ़लस्तीन है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए ये शुरू किया गया है, तो ये ख़त्म नहीं होगा। ये गज़्ज़ा का मामला कभी सही, ख़त्म नहीं होगा। उसने जो अवेकनिंग दी है, इंटरनेशनल अवेकनिंग, बिल्कुल सही। ग्लोबल अवेकनिंग, ये हाँ, ख़त्म नहीं हो सकती। ये इसने दोस्तों के चेहरे भी आश्कार कर दिए हैं, बिल्कुल सही। दुश्मनों के चेहरे भी आश्कार किए हैं और मुनाफ़िकों के चेहरे भी दिखा दिए हैं, तो ये तो अभी वाज़ेह है। तो अब जो भी फ़लस्तीन और वो गज़्ज़ा के खिलाफ कोई भी काम करेगा, तहरीर-उश-शाम को सपोर्ट करे या दाइश को सपोर्ट करे या वो खुल के सामने आ जाएगा। उस लोगों के सामने वो एक्सपोज़ हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत वैलिड पॉइंट भी है। दूसरा ये है कि अभी जो ये ईरान सऊदी डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, जब से ये बेहतर होने की तरफ गए हैं, तो हमने देखा है कि काफ़ी हद तक सऊदीया ने अपने गुज़िश्ता पॉलिसीज़ को बहुत हद तक रिव्यू किया है और हम उसका एक बाइस्ड जो है वो रोल इस दफ़ा मुलाहिज़ा कर रहे हैं इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, बिल जो कि आपने बात की कि बहुत अच्छी पेशरफ्त है। और फिर ख़ुद ये ईरानियन डिप्लोमेसी की तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ पर कि उनके वज़ीर ख़ारिजा ने बर वक़्त शाम का विज़िट किया है, सऊदीया का विज़िट किया है, उनके क्रॉस बॉर्डर रिलेशंस तुर्की का विज़िट किया उन्होंने, तो टर्की का इवन विज़िट ताकि किया वो हाँ, उन्होंने, वो टर्की का स्टेबल इवन रहे। विज़िट किया। और मैं आज ये खबरें देख रहा था कि कुछ रूस ने भी जो है वो उर्दगान को जो है इसके ऊपर काफ़ी मुतनब्बे भी किया है, बिल जो उसने ये वॉर फ्रंट खोला है वहाँ पर और उसके ऊपर वार्निंग भी दी है मेरे मेरे पास तो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात ये भी हैं कि ग़ालिबन ईरान ने तुर्क हुकूमत को कहा है कि जो हमारी 30 अरब डॉलर की सालाना ट्रेड है, सही। अगर सीरिया से आपने कदम पीछे नहीं हटाए तो शायद हम ये ट्रेड मनसूख कर दें, अच्छा, सारे मुआहदे ख़त्म कर दें। तो 30 अरब डॉलर का नुकसान तुर्की को यहाँ हो सकता है। सही है, इसी तरह रूस की 40 अरब डॉलर की तिजारत तुर्की के साथ है। रूस भी बंद कर देगा, रूस नहीं छोड़ेगा। सही है। चाइना का मसला है, चाइना भी फिर देखेगा अपने बारे में, ये चाइना भी सोचेगा, जब उनका स्टेक दाँव पे लगेगा तो ये तुर्की को सोचना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो सऊदी अरब की बात है, उसमें एक और बड़ी पेशरफ्त है। दमाम से ईरान का जो शहर है वो मशहद, जहाँ पर मुक़द्दस मकामात भी हैं सही है। और दुनिया भर के मुसलमान वहाँ जाते हैं। हुँ, वो मशहद के लिए दमाम से डायरेक्ट फ्लाइट का आगाज़ हो गया है। सही, ये यानी ये आप देखें कि कितनी पॉज़िटिव एक डेवलप डिप्लोमेसी हो रही है और कितनी अच्छी एक वो डिप्लोमेसी है कि दोनों ममालिक बहुत तेज़ी से
करीब आ रहे हैं, इनके रिलेशन के अंदर बड़ा एक सॉफ्टनेस आती चली जा रही है। ना सिर्फ ये फ्लाइट शुरू हुई है, बल्कि इसके साथ ही सऊदी अरब में उन्होंने एम्बेसी भी खोली है ईरान की, सही है। और ये सारा कुछ वो रियाज के अंदर उनकी एम्बेसी खोली गई है और सारा सिलसिला वहाँ पे ये किया गया है। तो ये बड़े एक पॉजिटिव मेरे ख्याल है कि साइंस हैं, और इसको आगे चलना चाहिए। यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए सब मिलकर, एक साथ चलकर, सही है। सबसे पहले वो गज़ा के मसले को भी हल कर सकते हैं, और बाकी भी हम अपने छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ात को बैठकर, ओआईसी का फ़ोरम है हमारे पास, हुँ, उसके ऊपर हम अगर कोई इख्तिलाफ़ात हैं हुकूमतों को एक-दूसरे से, तो वहाँ पे बैठ के सही है। सॉल्व हो सिर्फ हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता है कि आप एक दहशतगर्द ग्रुप को जो है ना वो असला, मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर सही है। और अफरादी कुव्वत भी आप देखें, चेचन, चेचन है, उज़्बेक उज़्बेक, हैं, हाँ, ठीक है बिल्कुल, ना? हाँ, जिनको अरबी भी बोलना नहीं आती, तुर्क हैं। तर्क भाई आप इनको यहाँ बुला के लड़वा के मरवा रहे हैं, ये किसका क्या हासिल है? ये है। इंसानियत का नुकसान है। ये एक दहशतगर्दी से कोई हासिल नहीं अच्छा, होगा। मुझे लगता है कि ये रीअवेकनिंग तुर्की की आवाम में तो आ गई है। इसलिए कि आपने देखा कि वो गज़ा वाले इश्यू के ऊपर बड़ा उन्होंने एर्दोगान की पॉलिसीज़ को तनकीद भी किया, रादर ये है कि प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने काफ़ी हद तक। तो मेरे अपने ख़्याल में ये आवाम दोबारा से कुछ इसकी तरफ बढ़ेगी कि जो है वो अपनी हुकूमत को ख़ास तौर पे एर्दोगान को मजबूर करेंगे, भई ये नया वॉर फ्रंट जो खोलेंगे, तो इसका कहीं नुकसान ये ना हो कि आगे जाके जो इकॉनमी है और दूसरी सूरत-ए-हाल है टर्की की, वो ख़राब हो जाएगी। और जो है वो उसके फिर मुस्लिम उम्मा के अंदर खुद टर्की जो है वो अकेला रह जाएगा इस तरह से तो। अल्टीमेटली ये तो होगा। जब अवाम देखेंगे कि भई माशी तौर पर हम ख़राब हो रहे हैं, हमारे तिजारत के मुआहदे दूसरे मुल्कों से मनसूख हो रहे हैं, रूस हमसे पीछे हो रहा है, चाइना पीछे हो रहा है, ईरान, सऊदी अरब, दूसरे हत्ता मुत्तहदा अरब अमारात, जी, तो जो बिल्कुल, इसराइल का दोस्त है, बिल्कुल। जिसके साथ हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, हम कहते हैं भई इसराइल की दोस्ती ना करो। हुँ, वो भी कह रहा है कि भई शामी हुकूमत के साथ है, इन दहशतगर्दों को मारो, ये गलत कर रहे हैं दहशतगर्द, सही। तुर्की गलत कर रहा है। तो जब ये सारे हट जाएँगे इसके पीछे से, तो अवाम तो देखिए मईशत वहाँ पे डाउन है। बिल्कुल, तुर्की की मईशत कोई जिसको कहें कि आइडियल नहीं है। आइडियल नहीं है, ठीक है ना? महँगाई है, क करेंसी डिग्रेड हो रही है, महँगाई उरूज पे चलती जा रही है, हुँ, लोग परेशान हैं। जब लोग परेशान हैं, तो फिर जब उनकी परेशानी फटेगी, तो सही। वो कहाँ फटेगी? वो हुकूमत के खिलाफ होगी। हुँ, वो फिर कहेंगे उर्दगान साहब से कि भई ये क्या मसला है? वो एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पे भी आएँगे, फिर जो भी होगा, तो सही। ये होगा। ये मेरा ख़्याल है कि ये आपकी प्रेडिक्शन बहुत सही है, हुँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अनकरीब हुँ, बड़े एहतजाज जो है वो तुर्की में शुरू हो सकते हैं। तो तुर्क हुकूमत को मेरा ख़्याल है कि फ़ौरी तौर पर सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, और जो गलतियाँ हुई हैं उनके ऊपर पशेमान होकर पीछे हटना चाहिए, दहशतगर्दों की सपोर्ट छोड़नी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, सही। अगर ये दहशतगर्द आज खुदा ना खास्ता अगर कामयाब हो जाएँ हुँ, सीरिया को तोड़ने में, हुँ, तो ये कल कुर्दिस्तान को तोड़ेंगे। सही। कुर्दिस्तान इनके हाथ से चला जाएगा, चला अमेरिका नहीं छोड़ेगा इनको। अमेरिका, नेटो, ये सब इसराइल के लिए काम करते हैं। ये सारे इसराइल की हिमायत के लिए हैं। सही, तो ये कुर्दिस्तान को भी तोड़ेंगे। कुर्दिस्तान क्या है? ईरान, इराक, तुर्की, सही। ये पूरा कुर्दिस्तान। ये प्लान क्या है? ये न्यू मिडल ईस्ट का नक्शा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बहुत सही। सालों से अमेरिका पीछे लगा हुआ है, हुँ, हमेशा नाकाम हो रहा है। तो न्यू मिडल ईस्ट का नक्शा नहीं बनना है। हुँ, जो मिडल ईस्ट है, वही रहेगा। यही रहेगा। हुँ, दुनिया की कोई ताकत इनके सामने नहीं बना सकेगी, ये पहले भी तय हो गया है। हुँ, और अभी इस मार्के में भी फ़लस्तीन ने, लबनान ने, ये गज़ा ने, हमास ने, हिज़्बुल्लाह ने, इन्होंने साबित कर दिया है कि हुँ, भई आपका जो नक्शा है वो नहीं बनने देंगे। सही है। हुँ, तो ये बहुत अच्छे तज्ज़िये आपने तबसरे काफ़ी जो है वो ट्रंप की आप बात कर रहे थे कि ट्रंप जो है, हुँ, आपने कहा था कि ये जो आया है, मेरा ख़्याल है ट्रंप से उम्मीद रखना भी एक ये अहमकाना। हिमाकत है। जो भी दुनिया की हुकूमतें, दुनिया के सियासतदान, दुनिया के तज्ज़िये ने, मेरे ख़्याल है ट्रंप कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी कोई मोजज़ाती चीज़ नहीं है कि मसलन एक मोजज़ा है आएगा और पूरी दुनिया को ठीक कर देगा। ट्रंप खुद एक शैतानी निज़ाम का हिस्सा है। बिल्कुल सही, यानी जो इम्पीरियलिस्ट जो निज़ाम है वो शैतानी निज़ाम है। सही है। वो अमीर को ताकतवर को, अमीर से अमीर, ताकतवर से ताकतवर करता है। वही साम्राज्य ज़हनियत है। साम्राज्य, और गरीब और कमज़ोर को कमज़ोर से कमज़ोर, कमज़ोर से कमज़ोर, गरीब से गरीब करता है। यानी सही है। ज़ुल्म का निज़ाम है। तो ज़ुल्म के निज़ाम का एक मोहरा हुँ, वो ट्रंप है, और ट्रंप को मेरा ख़्याल है कि अगर कोई समझता है कि वो उम्मीद की किरण है, नहीं, बल्कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, सही है। पार्ट ऑफ द इश्यू है। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, लिहाज़ा हुँ, उससे हमें तो कोई उम्मीद है नहीं, सही। बतौर पाकिस्तानी नेशन भी, हुँ, क्योंकि वो पाकिस्तान का भी वो दुश्मन है। देखें, पाकिस्तान में भी जितने मसाइल हैं, आप तहकीक करें, स्टूडेंट्स को लगाएँ, पीएचडीज़ को लगाएँ, जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको टास्क दें, सही है। वो आपको तहकीक करके देंगे। ये फ़िरकावारियत, ये लसानियत, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ, सही है। हुकूमत, ये सब कुछ क्या है? हुँ, ताने-बाने आपको मिलेंगे कि यहाँ अमरीकी सफारतखानों से उनकी डोरें हिल रही हैं। सही, तो अमरीका मुश्किलात की जड़ है। सही है। अमरीका जो है वो हल नहीं है, लिहाज़ा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बयान भी दे दिया है। उसने कहा मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बना देंगे।
हाँ, बिल्कुल किसके सही। लिए बनाएंगे? इसराइल के लिए। तो बस अब जिन्होंने उम्मीदें रखी हुई थी उनको समझ जाना चाहिए कि ट्रंप कौन है, ट्रंप क्या है। तो मैं तो कोई इससे उम्मीद नहीं डॉक्टर रखता। साहब, लेकिन मैं खुद ये समझता हूँ, आप भी शायद इस बात को सेकंड करेंगे कि ये री-अवेकनिंग का जो आगाज़ हुआ है, ये बड़ा अहम है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि लोग भी बाशऊर हो रहे हैं, आवाम बाशऊर हो रही है। जो समझदार ममालिक हैं, वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि असल जो ताने-बाने हैं, इन तमाम एपिसोड्स के, वो कहाँ जाके मिलते हैं, उनका ओरिजिन क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो ये कि बिलाखिर अवाम खुद भी उठ खड़े होंगे, ना सिर्फ ये, और अब मज़ीद अपनी हुकूमतों से अगर वो अपनी पॉलिसियाँ, जैसा कि टर्की की हमने बात की, नहीं बदलेंगे, तो आगे जाके खुद जो है वो उनको अपनी आवाम से मार पड़ेगी, मार हुक्मरानों को। पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। तो ये बात आपने दुरुस्त की कि पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है इन पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की भी ज़रूरत है कि बिल्कुल, हम किस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जा और जो है वो सऊदीया ने जैसे अपने स्टांस को बदला है, बदला है, बिल्कुल। और जो है वो पाकिस्तान को भी हुँ, अपने दोस्तों का तयन करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे बॉर्डर्स पर अमन होना चाहिए। हुँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हम बायलैटरल जो रिलेशन हैं उनको अच्छा करें। स्ट्रेंथन करें दोनों। हमारी हाँ, स्ट्रेंथन जो है ना, वो जो रिलेशन है हमारे ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। चाइना के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, इधर ईरान के साथ, ये तीनों हमारे पड़ोसी हैं। सही। इंडिया एक हमारा, उसके साथ हमारी एक जो हिस्टोरिकल एक इशू, उसके साथ इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, सही। कॉन्फ्लिक्ट है। हुँ, कश्मीर है, हुँ, उसको भी सॉल्व होना चाहिए कश्मीर को, और उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए ताकि हम जो स्ट्रेटेजिक जगह पे ऊपर बैठे हुए हैं, हम सही, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल प्ले करें सही। और हमारा एक रोल नज़र आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख़्याल है कि ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा आज हमारा ये फर्स्ट एपिसोड था इस प्रोग्राम का। खबर क्या है कि उन्वान से ये प्रोग्राम था, और इसमें वक्तन-फ़वक्तन हम डॉक्टर साहब से भी तज्ज़िया लेते रहेंगे, और इस प्रोग्राम को मज़ीद जो है वो हम आगे बढ़ाने के लिए जो भी सूरत हाल मिडल ईस्ट की तब्दील होती जा रही है, या आप देख रहे हैं कि जो है वो इलाक़ाई सतह पर जो भी मामलात आगे डेवलप हो रहे हैं, उसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप जो है वो इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे, और इंशाल्लाह आगे जाके जो है वो इसके ऊपर अपनी जो फीडबैक और कमेंट्स हैं वो भी आप इस पे देंगे, ताकि मज़ीद इसके अंदर बेहतरी लाई जा सके। वो कौन से मौज़ूआत हैं जिसको आप सुनना चाहते हैं, या जो ख़ुद इस डेवलपमेंट के ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं जो कि ये मिडल ईस्ट के ऊपर चल रही है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम दोबारा अगले हफ़्ते इस प्रोग्राम की नई एपिसोड के साथ डॉक्टर साहब से मज़ीद जो है वो एनालिसिस जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।